जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3428 से 3430। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। 3000 महान दाव, प्रत्येक युग के लिए एक दाव। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये दुनिया 3000 बार नष्ट होगी? ये जीवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह मून एम्प्रेस, बटरफ्लाई एम्प्रेस और अन्य लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। उनके लिए एक महान सर्वनाश पहले से ही एक भयानक मृत्यु क्लेश था। 3000 महान सर्वनाशों का तो जिक्र ही नहीं। यही मूल कारण है कि वे हमारे साथ इतनी बार लड़ते हैं। यदि वे पर्याप्त संसाधन और भाग्य नहीं लूट सकते हैं, तो वे महान सर्वनाश से बच नहीं पाएंगे। आखिरकार अटकलों के अनुसार उन्हें जाना पड़ सकता है इससे पहले कि वे अनंत युग में प्रवेश कर सके, 3000 महान सर्वनाशों के माध्यम से। युद्ध ऋषि ने गंभीरता से कहा। 3000 बार। ये जीवेन की भौहें हिल गईं। वह नहीं जानता था कि ये दुनिया कितने महान सर्वनाशों से गुजरी है, लेकिन ये केवल एक या दो महान सर्वनाशों से हल नहीं होगा। उस समय उसी रास्ते पर जाने से बचना कठिन होगा। हालांकि ये सुदूर भविष्य में होगा। महान सर्वनाश से पहले उसकी खेती पहले से ही महान सर्वनाश से बचने में सक्षम हो सकती थी। आखिरकार ये केवल एक या दो युग ही नहीं बचे थे। ऐसा कोई कारण नहीं था कि मार्शल युग जीवित न रह सके। अब अत्यावश्यक मामला अन्य प्राचीन युगों के हमलों को विफल करना था। यदि रक्षापंक्ति इस तरह टूट गई तो कोई भविष्य नहीं होगा। ऐसे मामले वास्तव में पहले भी हुए थे। हाँ, 3000 बार। हालांकि ये दूर के भविष्य की बात है। हमें अब उनके हमलों को रद्द करना होगा, युद्ध ऋषि ने कहा। जैसे ही युद्ध संप्रभु ने बोलना समाप्त किया, गुड फॉर्चून युद्धपोत ने चलना शुरू कर दिया। जब विशाल युद्धपोत चलने लगा तो उससे एक भी आवाज नहीं हुई। इसके शरीर ने प्रकाश की अनगिनत चमकदार किरणें उत्सर्जित की और गति बढ़ाने के बाद ये टेलीपोर्टेशन सरणी में चार्ज हो गया। हर किसी का परिवेश तुरंत बदल गया। अनंत 7 रंगीन रोशनी से टिमटिमाते मार्ग में बदल गया। समय और स्थान के अनगिनत नियम प्रकट हुए और एक दूसरे के साथ गुथे, जिससे इस मार्ग और स्थान का निर्माण हुआ। समय और स्थान के दुर्लभ देखे गए नियमों को प्रकट होते देख युद्धपोत पर मौजूद सभी लोग पालथी मारकर बैठ गए और समझने लगे। इस प्रकार का अवसर ऐसा नहीं था जो उन्हें किसी भी समय और स्थान पर मिल सके। गुड फॉर्चून बैटलशिप की गति और तेज होती जा रही थी। बहुत जल्द सभी को पता नहीं था कि वे कहाँ थे। गुड फॉर्चून बैटलशिप अभी भी टेलीपोर्टेशन एरे में तेजी से आगे बढ़ रही थी। किसी समय गुड फॉर्चून बैटलशिप की परिधि पर एक रक्षात्मक बाधा दिखाई दी थी। अन्यथा यहाँ तक कि एक संप्रभु सम्राट भी इस भयानक गति के सामने मर जाएगा जो समय और स्थान को चीर सकता है। ये जीवेन ने समय और स्थान के नियमों को देखा जो तेजी से उसके सामने फैल रहे थे। उसने चुपचाप इसकी गति की गणना की। जब उसने वास्तव में इसका अनुमान लगाया तो उसका चेहरा बदलने से नहीं रह सका। इस गुड फॉर्चून बैटलशिप की गति ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करने से भी तेज थी। इस गति से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल एक टक्कर ही दुनिया को टुकड़ों में तोड़ सकती है। युगों का युद्ध क्षेत्र इतना दूर था कि सब समझते थे। यहाँ तक कि जब फॉर्चून युद्धपोत पूरी गति से उड़ रहा था, तब भी यह वास्तव में रुकने से पहले पूरे दिन और रात तक उड़ता रहा। जब गुड फॉर्चून युद्धपोत रुका, तो ये जीवेन को पता चला कि वे बड़े पैमाने पर अराजकता में थे। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि फॉर्चून दिव्य राजवंश में सर्वव्यापी स्वर्गीय दाव कमजोर होने के संकेत दे रहा था। ये जीवेन जैसे स्वर्गीय आदरणीय के लिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्वर्गीय दाव के प्रतिबंध कमजोर हो रहे थे। हर किसी को यह महसूस करना चाहिए था कि स्वर्गीय दाव की शक्ति कमजोर हो रही है। हम अब युगों के युद्ध क्षेत्र के किनारे पर हैं। हर कोई सतर्क रहे, क्योंकि मून सिटी का उल्लंघन किया गया है। रक्षात्मक रेखा में एक अंतर दिखाई दिया है, इसलिए हम पर घात लगाकर हमला किया जा सकता है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने खड़े होकर कहा। सभी स्वर्गीय पूज्यों और सम्राटों ने गंभीरता से सिर हिलाया।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश का क्षेत्र कितना विशाल था, फिर भी एक सीमा थी। जब वे युगों के युद्ध क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे तो उन्हें पहले से ही एहसास हो गया था कि स्वर्गीय दाव कमजोर हो रहा था। दूसरे शब्दों में, प्राचीन युग के विशेषज्ञों पर स्वर्गीय दाव का दमन भी कमजोर हो रहा था। अनुस्मारक के बाद पूर्वी स्वर्गीय वेनेरेट ने एक हाथ की मुहर बनाई और गुड फॉर्चून बैटलशिप फिर से शुरू हो गई। इसने सीधे तौर पर अराजकता को तोड़ दिया और इसे तहस नहस कर दिया। इस बार सप्तरंगी मार्ग नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि अंतहीन अराजकता में हर जगह एक जैसा ही था। ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सबके सामने एक विशाल नगर प्रकट हुआ। ये शहर इतना विशाल था कि कोई स्वर्गीय पूज्य भी इसे एक बार में नहीं देख सकता था। इसकी तुलना एक बड़ी दुनिया से की जा सकती थी। नहीं, ये कहना चाहिए कि यह एक बहुत बड़ी दुनिया थी जिस पर कब्जा करके यहाँ रखा गया था। फिर इसे एक बड़े शहर के रूप में बनाया गया। हालांकि सभी स्वर्गीय भिक्षुओं ने कई शहर देखे थे जो एक महाद्वीप के बराबर थे, फिर भी जब उन्होंने इस विशाल शहर को देखा तो वे चौंक गए। हर कोई, इस बार यह हमारी मंजिल है, सन सिटी। इस बार बोलने की बारी नॉर्डर्न हेवनली वेनेरेट की थी। ये जिवेन ने चारों ओर देखा और देखा कि सन सिटी की शहर की दीवारें बादलों में ऊंची हो गईं और अंतहीन अराजकता में घुस गईं। बाहरी लोगों के हमलों और अराजकता के क्षरण का विरोध करने के लिए उन पर सभी प्रकार की सरनियां और सीमाएं खुदी हुई थी। ये बेहद शानदार तकनीकें थी जिन्हें केवल स्वर्गीय पूज्य स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों द्वारा ही व्यवस्थित किया जा सकता था। ये फॉर्चून दिव्य राजवंश की दिव्य राजधानी के लगभग तुलनीय था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो सामान्य शक्तिशाली कुलों और स्वर्गीय पूज्यों वाले महान संप्रदाय कर सकते थे। कुछ सारनियां अत्यंत प्राचीन थी। समय ने उन पर गहरे निशान छोड़े थे, लेकिन वे सरनियों के संचालन को रोक नहीं सके। शहर की दीवारों पर कई लंबे और मजबूत सैनिक थे। ये स्पष्ट था कि सन सिटी पूरी तरह से युद्ध की तैयारी की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि मून सिटी में सेंध लग चुकी थी। इनमें से प्रत्येक सैनिक के पास असाधारण खेती थी। वे शहर की दीवारों पर खड़े रहे और 100 साल तक वहां से नहीं हटे। हालांकि इन स्पिरिट फॉर्मेशन और रक्षात्मक सीमाओं का लक्ष्य गुड फॉर्चून बैटलशिप नहीं था। गुड फॉर्चून युद्धपोत आसानी से सन सिटी में चला गया। दूर से देखने पर पूरा सन सिटी बहुत समृद्ध था। ये फॉर्चून दिव्य राजवंश की दिव्य राजधानी से ज्यादा खराब नहीं था। इसे फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने बड़ी ताकत से बनाया था। हर शहर असाधारण था। गुड फॉर्चून युद्धपोत ने बहुत तेज गति से सन सिटी को पार किया। बस एक क्षण में ये सन सिटी के केंद्र में प्लाजा पर पहुंच गया और अंततः उतर गया। यहाँ पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे। वे गुड फॉर्चून बैटलशिप पर सभी को सम्मानपूर्वक एक विशाल हॉल में ले गए। हॉल में पहले से ही कई स्वर्गीय श्रद्धालु एकत्रित थे। वे स्पष्ट रूप से स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय पीला, ब्रह्मांड, अराजकता और सूर्य चंद्रमा के 10 शहरों के विशेषज्ञ थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन मुख्य हॉल के अंदर पहले से ही कई स्वर्गीय पूजनीय और सम्राट उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो लोग भव्य योजना पर चर्चा करने के लिए इस हॉल में प्रवेश कर सकते थे वे मूल रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के शीर्ष विशेषज्ञ थे। अर्थ सम्राट इस हॉल में कदम रखने के योग्य भी नहीं थे। वास्तव में कुछ बैठकें ऐसी थीं जिनमें केवल स्वर्गीय आदरणीय ही भाग लेने के योग्य थे। अलग अलग विशिष्टताओं के अनुसार भिन्नताएं भी थीं। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद स्वर्गीय आदरणीय बीच में सिंहासन की पंक्तियों पर बैठे, जबकि सम्राट परिधि पर बैठे थे। स्वर्गीय आदरणीयों की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाने के लिए उनकी सीटें स्वर्गीय आदरणीयों की तुलना में बहुत कम थीं। स्वर्गीय आदरणीयों के बीच भी मतभेद थे। दोनों ओर साधारण स्वर्गीय पूज्य लोग बैठे थे। शीर्ष पर 15 सिंहासन थे, परंतु उन पर केवल 2 ही व्यक्ति बैठे थे। जब पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के महान स्वर्गीय आदरणीय लोग आए, तो वे 4 सिंहासनों पर बैठे। यहाँ तक कि अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय
आदरणीय भी इन 15 सिंहासनों पर बैठने के योग्य नहीं थे। वह केवल उनके नीचे ही बैठ सकता था। यद्यपि वह इन 15 सिंहासनों के नीचे प्रथम स्थान पर था, फिर भी वह इन 15 सिंहासनों के समान स्तर पर नहीं बैठ सका। ये ज़िवेन तुरंत समझ गया। इन 15 सिंहासनों में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य के महान स्वर्गीय आदरणीयों के अलावा स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय पीला, ब्रह्मांड, उजाड़, सूर्य, चंद्रमा और उजाड़ युग के सिटी लॉर्ड्स भी थे। उसने जहाज पर वार एल्डर से युद्ध क्षेत्र की संरचना के बारे में सुना था। फॉर्चून गॉड राजवंश में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के महान स्वर्गीय आदरणीय नेता थे। युद्ध के मैदान में इन 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स नेता थे। दोनों पक्ष फॉर्चून गॉड राजवंश के 2 प्रमुख प्रभागों से संबंधित थे, इसलिए उनकी स्थिति समान मानी जाती थी। ताकत की दृष्टि से वे फॉर्चून गॉड राजवंश के शीर्ष विशेषज्ञ भी थे। हालांकि ये ज़िवेन को यह नहीं पता था कि मूल रूप से 15 सिंहासनों पर कौन से 2 सिटी लॉर्ड्स बैठे थे। लेकिन जल्द ही ये ज़िवेन को 2 सिटी लॉर्ड्स के आत्म परिचय से पता चला। उनमें से एक लंबा था और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो वह इस दुनिया की सारी रोशनी छीन लेना चाहता हो। वह सन सिटी के सिटी लॉर्ड थे। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का मध्यम कद का व्यक्ति था। उनके चेहरे पर क्रोध के बिना गरिमा थी और वे उत्साह में थे। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने एक ऐसी आभा छोड़ी जो आकाश और पृथ्वी को निगल सकती थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड था, जिसकी मांद में सेंध लगाई गई थी। हालांकि मून सिटी में सेंध लग चुकी थी, लेकिन मून सिटी के सभी विशेषज्ञ एक झटके में नष्ट नहीं हुए थे। काफी संख्या में विशेषज्ञ भागने में सफल रहे, विशेषकर मून सिटी के सिटी लॉर्ड। वह संपूर्ण फॉर्चून डिवाइन राजवंश के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। फॉर्चून डिवाइन राजवंश में उनकी स्थिति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीयों के बराबर थी। स्वाभाविक रूप से वह इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा, लेकिन उसे देखकर कहीं भी असफलता की छाया का आभास नहीं होता था। उनके जैसे अद्वितीय नायक पिछले नायकों की तुलना में अधिक दृढ़ थे। इतनी बड़ी घटना भी उन पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सकी। सन सिटी साम्राज्यवासियों और सम्राटों का स्वागत है जो फॉर्चून डिवाइन राजवंश की रक्षा के लिए रुके थे। हालांकि हाल की घटनाओं के कारण मेरा मानना है कि आप सभी पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैं आपका समय खुशियों में बर्बाद नहीं करूंगा। सन सिटी के सिटी लॉर्ड ने खड़े होकर कहा। मेजबान के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बैठक का नेतृत्व करने का अधिकार था। अब मैं संक्षेप में युद्ध क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का परिचय दूंगा। सन सिटी के सिटी लॉर्ड ने भीड़ पर अपनी नजरें घुमाई और कहा, वर्तमान में 10 देव शहरों की रक्षा भंग हो गई है, इसलिए पूरी रक्षात्मक रेखा एक अनिश्चित स्थिति में है। इस वजह से अन्य शहर के भगवान नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें अपने संबंधित दिव्य शहरों में रहना है। प्राचीन के बाद युग की सेनाओं ने मून सिटी में सेंध लगाए। उन्होंने मून सिटी के पास के उपग्रह शहरों में सेंध लगाना शुरू कर दिया। वर्तमान में उन्होंने कई उपग्रह शहरों में सेंध लगा दी है और हमारे फॉर्चून दिव्य राजवंश के कई लोगों को मार डाला है। वर्तमान में हमारे 9 दिव्य शहरों की सेनाएं हैं मून सिटी पर फिर से कब्जा करने के लिए मून सिटी की शेष सेनाओं के साथ सहयोग करने के लिए एकत्रित होना और योजना बनाना। इसलिए फिलहाल हम इन सैटेलाइट शहरों पर ध्यान नहीं दे सकते। अब जब आप सभी यहाँ हैं, तो कृपया अपने लोगों को सैटेलाइट पर भेजें जिन शहरों ने चेतावनी भेजी है। उन प्राचीन युग की ताकतों का सफाया करना भी हमारे ऑपरेशन के लिए समर्थन का एक रूप है। री सिटी के शब्द सामने आने के बाद फॉर्चून डिवाइन राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोग हंगामा में थे। सन सिटी के सिटी लॉर्ड के अनुसार ये स्पष्ट था कि उनका इरादा हस्तक्षेप करने का नहीं था। इससे कई स्वर्गीय आदरणीय, जिन्होंने बाहर जाने की योजना बनाई थी, निराश महसूस करने लगे। विशेष रूप से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम और अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय थोड़े उदास थे। वे सभी मून सिटी पर फिर से कब्जा करने और फॉर्चून दिव्य राजवंश के भगवान के पद पर चढ़ने की लड़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते थे।
हालांकि ये स्पष्ट था कि युद्ध के मैदान में लोगों की इच्छाएं उनके जैसी नहीं थी। ये ज़िवेन पहले तो थोड़ा हैरान थी। क्या 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स मून सिटी पर दोबारा कब्जा करने के लिए अपनी सेना नहीं बढ़ाना चाहते थे? इस तरह उनके जीतने की संभावना निस्संदेह बहुत अधिक होगी। हालांकि वह तुरंत समझ गया कि क्यों यह इतना आसान नहीं था। मध्य स्वर्गीय आदरणीयों की स्थिति बहुत विशेष थी। जब फॉर्चून हेवनली लॉर्ड अभी भी जीवित थे तो वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण सहायक थे। फॉर्चून हेवनली लॉर्ड के गायब होने के बाद मध्य हेवनली वेनेरेबल्स फॉर्चून दिव्य राजवंश के नामात्र भगवान बन गए। यद्यपि मध्य स्वर्गीय आदरणीयों की बाध्यकारी शक्ति की तुलना फॉर्चून स्वर्गीय भगवान से नहीं की जा सकती, फिर भी ये पूर्व की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। पश्चिम और नगर 10 दिव्य नगरों के स्वामी। उस समय 10 दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स की स्थिति भी कुछ हद तक प्रतिबंधित होगी। शायद यही वो था जो वे देखना नहीं चाहते थे। हालांकि फॉर्चून डिवाइन राजवंश को बिना नेता के ड्रैगन का एक समूह कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति जहां नेताओं ने एक पक्ष पर शासन किया था, वह पहले से ही गहराई से जड़ें जमा चुका था। ये पहले से ही सबसे अच्छा मॉडल बन गया था जिस पर सभी ने मौन सहमति व्यक्त की थी। जब तक फॉर्चून हेवनली लॉर्ड जैसा कोई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति कहीं से प्रकट नहीं होता, वर्तमान स्थिति को बदलना असंभव था। ये ज़िवेन के लिए ये भी एक बाधा थी। आखिरकार यदि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य सिंहासन पर नहीं चढ़े तो वह सफल कैसे हो सकते थे? एक बार जब वह सफल हो गया तो वह फॉर्चून गॉड राजवंश में सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन जाएगा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? सन सिटी लॉर्ड ने सभी की ओर देखा और कहा। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम के स्वर्गीय आदरणीय, साथ ही अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय को देखा। आखिरकार वे इस ऑपरेशन के नेता थे, इसलिए यह उन पर निर्भर था कि उनका रवैया किस प्रकार का है। हालांकि उनमें से कुछ अभिव्यक्तिहीन रहे। लंबे समय के बाद ईस्टर्न सेलेस्टियल वेनेरेट ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परिधि में प्राचीन युग के विशेषज्ञों का सफाया करना मून सिटी को वापस लेने की लड़ाई का बेहतर समर्थन करना भी है। चूंकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय ने बात की थी, इसलिए अन्य स्वर्गीय आदरणीयों में से किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। स्वाभाविक रूप से अन्य स्वर्गीय आदरणीय कुछ और नहीं कहेंगे। स्वाभाविक रूप से वे वापस जाकर पूछेंगे। हालांकि ये ज़िवेन सन सिटी लॉर्ड के शब्दों से कमोबेश ये देख सकते थे कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश शांतिपूर्ण नहीं था। हर कोई उस पद पर चढ़ना चाहता था, लेकिन इसी तरह कोई नहीं चाहता था कि दूसरे उस पद पर चढ़े। ठीक है, फिर मैं उन क्षेत्रों को वितरित कर दूंगा जिनके प्रभारी स्वर्गीय आदरणीय है। सन सिटी लॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया और अचानक स्वर्गीय आदरणीयों को तुरंत युद्ध के मैदान और उन शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिनके वे प्रभारी थे। ये ज़िवेन ने भी इसका पता लगाने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया और जल्द ही स्पष्ट रूप से देखा कि इस समय वह जिस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे वह 31वां जिला था, जिसे विशेष रूप से विभाजित किया गया था। इस जिले में 3 उपग्रह शहर थे और जानकारी के अनुसार एक उपग्रह शहर पहले ही टूट चुका था और शेष 2 उपग्रह शहरों ने एक संकट संकेत भेजा था। ये उपग्रह शहर 10 दिव्य शहरों की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में थे। ये कहा जा सकता है कि वे सबसे बाहरी अस्तित्व थे। हालांकि इस वजह से ये ज़िवेन को और अधिक संदेह था। सन सिटी लॉर्ड द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार मून सिटी की परिधि में कई उपग्रह शहर थे। प्राचीन युग के विशेषज्ञों ने इन सैटेलाइट शहरों को उखाड़े बिना मून सिटी पर सीधे हमला कैसे किया। इसके अलावा वे मून सिटी में सेंध लगाने में सफल रहे। घनी आबादी वाले उपग्रह शहरों का जिक्र नहीं, केवल मून सिटी की रक्षात्मक शक्ति को देखकर कोई भी मोटे तौर पर निष्कर्ष पर आ सकता है। उदाहरण के तौर पर मानव कबीले को ले। भले ही पूरी जाति ने मून सिटी पर हमला करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन मून सिटी की सतह को तोड़ना मुश्किल होगा। अन्यथा 10 दिव्य नगरों का बहुत पहले ही उल्लंघन हो गया होता। 10 दिव्य नगरों की स्थापना के बाद ये पहली बार था।
कुछ ऐसी जानकारी होगी जो उन्हें नहीं पता होगी। ऐसा लगा कि उन्हें जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है। यदि कोई अन्य प्रश्न नहीं है तो चलिए तुरंत चलते हैं। सैन्य स्थिति अत्यावश्यक है और हम अब और देरी नहीं कर सकते, सन सिटी लॉर्ड ने धीरे से कहा। स्वर्गीय आदरणीयों ने एक दूसरे की ओर देखा और कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि वे इस जगह से परिचित नहीं थे, लेकिन अराजकता उनके लिए कोई खतरनाक जगह नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि सन सिटी लॉर्ड ने कहा, सैन्य स्थिति अत्यावश्यक थी। अगर प्राचीन काल के विशेषज्ञों ने मून सिटी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो इस पर दोबारा कब्जा करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि प्राचीन युग की सेना भी इस अंतराल को केंद्र के रूप में उपयोग कर सकती थी और सीधे आगे बढ़ सकती थी। परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहद भयानक थे। ये भी एक परिणाम था जिसका वे सामना नहीं करना चाहते थे। उनमें अभी भी समग्र स्थिति को देखने की क्षमता थी। अपनी खेती के साथ उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। वे बिना किसी दबाव के तुरंत युद्ध में उतर सकते थे। जैसे ही सभी लोग उठकर जाने को तैयार हुए, अचानक सम्राट भगवान के आसन से चिल्लाने की आवाज आई। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुरुष और महिला सम्राट भगवान हवा में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। महिला सम्राट भगवान पुरुष सम्राट भगवान को घूर कर देख रही थी। ये जिवेन की अभिव्यक्ति अचानक तेज हो गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि महिला सम्राट लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि बियान जियाओयू थी। इस समय बियान जियाओयू के चेहरे पर कुछ हद तक गुस्से का भाव प्रकट हुआ। उसकी कढ़ाईदार भौहें उल्टी थीं और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। और उसके सामने एक सुंदर पुरुष सम्राट लॉर्ड कुछ हद तक कामुक अभिव्यक्ति के साथ बियान जियाओयू को देख रहा था। उसकी निगाहें बियान जियाओयू पर टिकी थी, मानो उसे दूसरों की नजरों की कोई परवाह नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जिवेन गुस्से से चिल्लाया और अपनी आस्तीन लहराई। अचानक एक विशाल शक्ति तीव्र गति से पुरुष सम्राट भगवान की ओर बढ़ी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन का हमला बिजली की तरह तेज था। एक पल में वह अंतरिक्ष को चीरता हुआ पुरुष सम्राट लॉर्ड के सामने बह गया। ये जिवेन की ताकत के साथ अगर उसने लक्ष्य को भेद दिया तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। हालांकि ये जिवेन को कोई परवाह नहीं थी, मात्र सम्राट भगवान उसके लिए कुछ भी नहीं थे। तो क्या हुआ अगर उसे थप्पड़ मारकर मार डाला गया? वह अब एक स्वर्गीय पूज्य था। उसे मात्र सम्राट भगवान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा, हालांकि उसने इस व्यक्ति की हरकतें नहीं देखी, लेकिन वह उसकी अभिव्यक्ति और बियान जियाओयू की झुंझलाहट से इसका अनुमान लगा सकता था। वह तुरंत क्रोधित हो गया। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और ये जिवेन के हमले को थप्पड़ मार दिया। ये जिवेन का हमला तुरंत हवा के ढेर की तरह बिखर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये जिवेन ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी नजर चाकू की तरह तेज थी, जो सीधे सिंहासन पर बैठे मून सिटी लॉर्ड की ओर इशारा कर रही थी। मून सिटी लॉर्ड की अभिव्यक्ति नहीं बदली जब उसने ये जिवेन की नजर का सामना किया। उसने बस ये जिवेन को उदासीनता से देखा। आप क्या चाहते हैं? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरे बेटे पर हमला क्यों किया? मून सिटी लॉर्ड ने बेहोश होकर पूछा, लेकिन उसकी नजर एक मशाल की तरह थी। वो ये जिवेन की नजर से नहीं डरता था। मैं हमला क्यों करूंगा? आपके बेटे ने मेरे शिष्य को परेशान करने का साहस किया। यह एक बड़ा अपराध है, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे बस यह एहसास हुआ कि यह पुरुष सम्राट लॉर्ड वास्तव में मून सिटी लॉर्ड का पुत्र था। वह थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। यदि मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया होता, तो ये जिवेन ने इसे जाने दिया होता। हालांकि सिटी लॉर्ड का स्वरूप उच्च और शक्तिशाली था, बिना किसी अपराध बोध के। इससे ये जिवेन पूरी तरह से क्रोधित हो गई।
मून सिटी का सिटी लॉर्ड बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह कोई नर्म खुरमा नहीं था जिसे कोई भी चुटकी बजा सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? मून सिटी लॉर्ड ने ये ज़िवेन को देखा। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी अहंकार से भरी थी। जब ये ज़िवेन जैसे लोगों की बात आती थी, जिन्हें वह याद भी नहीं कर पाता था, तो वह हमेशा ऐसा ही था। हालांकि ये ज़िवेन की राय में यह अहंकारी अभिव्यक्ति और भी अधिक घृणित थी। वह पूर्वी क्षेत्र में एक नव पदोन्नत स्वर्गीय आदरणीय, एक मार्शल आदरणीय और मानव जाति का एक बुजुर्ग है। पूर्वी वेनेरेट ने आगे बढ़कर कहा और धीरे से इशारा करते हुए कहा कि ये ज़िवेन पूर्वी क्षेत्र से था। न चाहते हुए भी मून सिटी लॉर्ड को उसे कुछ चेहरा देना पड़ा। मानव जाति, क्या यह उस व्यक्ति की जाति है जिसने जघन्य अपराध किया और सृजन की कुंजी चुरा ली? मून सिटी लॉर्ड के मुंह का कोना हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोच रखा हो। फिर उन्होंने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस कबीले से किसी को फिर से दिव्य मास्टर स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। यदि आप मेरी आज्ञा के अधीन होते तो मैंने बहुत पहले ही आपके कबीले को मार डाला होता, भविष्य की आपदाओं को रोके। ये ज़िवेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी। मून सिटी लॉर्ड न केवल भीत था, उसने मानव जाति को नष्ट करने की धमकी भी दी थी। इसने पहले ही ये ज़िवेन के दिल की दूसरी निचली रेखा का उल्लंघन कर दिया था। साथ ही दाववादी मजाक कर रहे होंगे। आखिरकार जून के उदय ने हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश में बहुत योगदान दिया है, और हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश में बहुत योगदान दिया है। ईस्टर्न वेनेरेट ने फीकी मुस्कान के साथ मून सिटी लॉर्ड्स का वर्गीकरण करते हुए कहामजाक के रूप में शब्द। जहां तक अतीत की बात है, क्या ये सब अतीत में नहीं है? क्या ये खत्म हो गया है? इसके कारण कितने दाववादियों को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके कारण हमारे युद्ध क्षेत्र का रक्षात्मक क्षेत्र बार बार कम हो गया है। यदि यह नहीं होता तो आज की घटना कैसे हो सकती थी? मून सिटी लॉर्ड ने जोर से कहा। ये ज़िवेन आगे बढ़े, उनकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी और उन्होंने मून सिटी लॉर्ड को देखा और कहा, मैं फेलो दाववादी की टोपी पहनने का जोखिम नहीं उठा सकता। चाहे ये गुण हो या अवगुण, स्वाभाविक रूप से आने वाली पीढ़ियों द्वारा तय किए जाएंगे। हालांकि मैं पूछना चाहता हूं कि आपके बेटे ने वास्तव में मेरे शिष्य का अनादर करने का साहस किया। आपको मुझे भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। अन्य स्वर्गीय पूज्यों ने इन दो लोगों को देखा, विशेष रूप से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के 3 स्वर्गीय पूज्यों को। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट, सन सिटी लॉर्ड और अन्य लोग मध्यस्थता के लिए आगे नहीं आए। हालांकि यह वह समय था जब सभी को एकजुट होने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें ये भी विश्वास नहीं था कि ये दो लोग 2 सम्राटों के लिए युद्ध शुरू कर देंगे। वह बिल्कुल इसके लायक नहीं था। आपका शिष्य दिखने में भी काफी अच्छा है। चूंकि मेरा बेटा उसे पसंद करता है, तो हमारे दोनों परिवारों को एक गठबंधन बनाने दीजिए। मेरा बेटा आपके शिष्य से रखेल के रूप में शादी करेगा। वह कैसा रहेगा? हालांकि मून सिटी लॉर्ड का लहजा एक प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन उसका लहजा समझौता योग्य नहीं था। आखिरकार उसने एक अधिपति का प्रभावशाली ढंग प्रदर्शित किया। भले ही मून सिटी पर कब्जा कर लिया गया था और वह एक आवारा कुत्ते की तरह घूम रहा था, फिर भी वह फॉर्चून गॉड राजवंश के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। फॉर्चून गॉड राजवंश में, चाहे वह ताकत के मामले में हो या अनुभव के मामले में, वह सबसे आगे थे। उन्हें ये ज़िवेन जैसे नए जूनियर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। क्या मजाक है? एक बाघ लड़की एक कुत्ते से कैसे मेल खा सकती है? आप अपने बेटे पर नजर क्यों नहीं डालते? वह वास्तव में मेरे शिष्य से एक उपपत्नी के रूप में शादी करना चाहता है। भले ही वह मुख्य पत्नी हो, वह है योग्य नहीं। ये ज़िवेन के चेहरे पर तिरस्कार और घृणा के भाव झलक रहे थे। सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बेटे के चेहरे पर कामुकता का भाव था। हालांकि वह लेवल 7 सम्राट लॉर्ड थे, उनकी आभा स्थिर थी और उनके कौशल मिश्रित थे। साफ था कि उनकी बुनियाद बहुत खराब थी। यदि वह इस तरह से सम्राट लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंच सकता है, तो कौन जानता था कि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड ने इस कचरे के पोषण के लिए कितने संसाधन खर्च किए थे।
जो लोग बड़े होने के लिए अपने बड़ों पर भरोसा करते थे, वे ऐसे लोग थे जिनसे ये जीवेन सबसे अधिक घृणा करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जन्मजात कुलीन थे, लेकिन उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा थी। वह कुछ भी नहीं था। हालांकि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड का बेटा स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। ये जीवेन की बातें सुनकर सिल्वर मून सिटी लॉर्ड का चेहरा तुरंत उतर गया। उसके स्वभाव के अनुसार वह संभवतः मौके पर ही विस्फोट कर देगा। भले ही वह स्वर्गीय आदरणीय हो, वह अपवाद नहीं होगा। इतने वर्षों तक ऊंचे और शक्तिशाली होने के बाद उन्होंने सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों की भी परवाह नहीं की। यदि वह अच्छे मूड में होता तो वह उन्हें फेलो डाविस्ट कहता। अगर उसका मूड खराब होता तो वह तरह तरह की गंदी बातें कहता। केवल उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 महान स्वर्गीय आदरणीय, साथ ही अन्य गॉड सिटी लॉर्ड्स ही उसे अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने के लिए मजबूर कर सकते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन के शब्द इतने उग्र होंगे। यह अब कोई गिरावट नहीं थी। वह बेरहमी से सिल्वर मून सिटी लॉर्ड का चेहरा फाड़ रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। एरा बैटलफील्ड के कई स्वर्गीय आदरणीय लोग सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बेटे के बारे में जानते थे। हालांकि हर कोई जानता था कि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड इस बच्चे पर मोहित थे। अपने शुरुआती वर्षों में वह अराजकता में अकेले भटकते रहे। अंत में प्राचीन युग के एक सम्राट लॉर्ड ने उसका पीछा किया। अंत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड उसकी गरिमा की उपेक्षा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से उस पर हमला करेंगे। उसने अराजकता की गहराई में उसका पीछा किया और अंततः उसे मार डाला। इस घटना के बाद हर कोई पहले से ही जानता था कि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड अपने बेटे पर कितना प्यार करता था। कोई भी इस मुद्दे पर अपने दागों पर प्रहार करने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये जीवेन एक नवागंतुक थी। वह स्पष्टतः युद्ध क्षेत्र के इस अघोषित नियम को नहीं जानता था। ये चेहरे पर एक क्रूर तमाचा था। इसके अलावा चेहरे पर ये थप्पड़ बहुत क्रूर था। कुत्ता कौन था? क्या वह सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा था? उधर सिल्वर मून सिटी लॉर्ड का बेटा भी गुस्से से भर गया। उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा अपमान कभी नहीं सहा था। सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बेटे के रूप में उनका जीवन बीता जब से वह बच्चा था, तब से वह चिकना है। उनकी खेती का पोषण सिल्वर मून सिटी लॉर्ड द्वारा हर कीमत पर किया गया था। आमतौर पर वह अपने कार्यों में और भी बेईमान था। जिसने भी उसे अपमानित करने का साहस किया वह सिल्वर मून सिटी लॉर्ड को अपमानित करेगा। विशेषकर सिल्वर मून सिटी के क्षेत्र में किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। अब यह उसे उत्तेजित नहीं कर रहा था, वह बस उसे नीची दृष्टि से देख रहा था। दरअसल उन्होंने उसे कुत्ता कहा था। ये पहली बार था जब उनकी तुलना कुत्ते से की गई थी। बुरे कुत्ते, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सदमे और गुस्से के एक क्षण में उन्होंने तुरंत जोर से डांटा। ये जीवेन ने थोड़ी सी भौहें सिकुड़ी और ठंडी आवाज में कहा। सिल्वर मून सिटी लॉर्ड का बेटा ऐसा लग रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वह घुटनों के बल बैठ गया और भी असहनीय हो गया। अन्य दिव्य गुरुओं ने भी कुछ हद तक घृणित दृष्टि डाली। पहले तो उनके मन में उसके बारे में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा इस समय सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बेटे ने वास्तव में एक दिव्य गुरु पर चिल्लाने और एक बुरे कुत्ते के रूप में एक दिव्य गुरु को डांटने का साहस किया। इसने पहले ही दिव्य गुरु की वर्जना का उल्लंघन कर दिया था। भले ही वह उन्हें डांट नहीं रहा हो, फिर भी इससे उन्हें असहजता महसूस होगी। चाहे वे किसी भी खेमे के हों, वे इस समय एक ही खाई में थे। यदि इस तरह के व्यक्ति को सबक नहीं सिखाया गया, तो क्या भविष्य में ऐसे लोग नहीं होंगे जो उन पर यूं ही चिल्लाएंगे? यहाँ तक कि उसने उन्हें बुरा कुत्ता कहने का साहस भी किया। ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वे ये जीवेन को डांट रहे थे, लेकिन उन्हें डांटना भी बहुत उपयुक्त था। कदाचित उसने भी मन ही मन उन्हें इसी प्रकार डांटा था। इस आदमी के अहंकार के कारण शायद उसने सचमुच ऐसे विचार रखने का साहस किया। बात सिर्फ इतनी थी कि ऐसे विचार रखना एक दिव्य गुरु का बहुत बड़ा अनादर था। यदि यह सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के चेहरे के कारण नहीं होता, तो किसी ने पहले ही उसे मार डाला होता।
इससे पहले जब ये जिवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को मार डाला था, तो कई दिव्य गुरुओं ने गुप्त रूप से उसे निशाना बनाया था। यही कारण था कि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बेटे ने सभी को नाखुश कर दिया था और उनका एक ही दुश्मन था। लगभग तुरंत ही सभी को सोचने का समय दिए बिना उन्होंने देखा कि सिल्वर मून सिटी लॉर्ड ने गुस्से में सीधे ये जिवेन को पकड़ लिया। तुम्हें मेरे बेटे को सबक सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। जब सिल्वर मून सिटी लॉर्ड ने गुस्से में हमला किया तो सभी को तुरंत अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। सम्राटों को और भी अधिक भयानक और अतुलनीय दबाव महसूस हुआ, मानो दुनिया नष्ट होने वाली हो। विशेष रूप से बियान जियाओयू सीधे प्रभावित हुआ था। उसका गोरा चेहरा अचानक घने महीन पसीने से ढक गया। सिल्वर मून सिटी लॉर्ड ने केवल अपनी थोड़ी सी आभा जारी की थी, लेकिन इसने उसके जैसे सम्राट को पहले ही महसूस करा दिया था कि दुनिया नष्ट होने वाली है। यहाँ तक कि उसे अपने दांव पर भी संदेह था। यह ऐसी स्थिति थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये जिवेन ने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया और बियान जियाओयू के सामने ब्लॉक कर दिया। अचानक बियान जियाओयू को लगा कि विशाल सुनामी जैसा दबाव बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि यह एक सम्राट के लिए बेहद भयानक दबाव था, ये जिवेन के लिए जो एक दिव्य गुरु भी थे, भले ही उनकी खेती सिल्वर मून सिटी लॉर्ड जितनी अच्छी न हो, थोड़ा सा भी दबाव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही ये जिवेन सिल्वर मून सिटी लॉर्ड का विरोध करने के लिए एक कदम उठाने वाला था, पूर्वी आकाशीय मास्टर सीधे बगल से चले गए और लापरवाही से सिल्वर मून सिटी लॉर्ड के बड़े हाथ को शून्य में विघटित कर दिया। पूर्वी दिव्य गुरु ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, युवा पीढ़ी के मामलों के बारे में आपको नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके भतीजे को वास्तव में अनुशासित होने की आवश्यकता है। आप अपमानजनक हैं। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।